सीए इंटर न्यू स्कीम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, सर सिंगल ग्रुप देना चाहिए चाहे बोथ ग्रुप देना चाहिए, सीए इंटर के लिए पढ़ाई का अप्रोच क्या होना चाहिए, फेस टू फेस कोचिंग लेना है, लाइव स्ट्रीमिंग कोचिंग लेना है कि रिकॉर्डेड कोचिंग लेना चाहिए, सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन कब करना है फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चीज है, या फिर काफी बार काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये आर्टिकलशिप के लिए कैसी फर्म सिलेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग इसे एक छोटे से वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। हेलो गाइस, दिस साइड सीएस हरीश मधारिया, सीए इंटरमीडिएट की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूं। एक बार ध्यान देना सभी ने। सबसे पहले तो जो बच्चों का फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, आप सभी को बहुत 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 बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द सीए इंटरमीडिएट लेवल। एंड जो बच्चों का फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल चिंता मत करना मेरे भाई, धूप छाव चलती रहती है जीवन में। फाउंडेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, काफी सारी चीजें इसी चैनल पे आप लोगों को मिलने वाली है। सो आ जाओ फटाफट से सीए इंटर के लिए जो बच्चे यहाँ पे तैयार है। सबसे पहले तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, न्यू स्कीम में टोटल 6 सब्जेक्ट है बॉस। ग्रुप 1 के अंदर में 3 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 के अंदर में टोटल 3 सब्जेक्ट है। एक बार सभी सब्जेक्ट का वेटेज देख लो, सेक्शन वाइज वेटेज आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली आप लोगों को ग्रुप 1 के अंदर में टोटल 3 सब्जेक्ट है। एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग नहीं है, एडवांस अकाउंटिंग है। यहां पे लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड विल बी द वर्किंग नॉलेज, यस और नो। आप लोगों को फाउंडेशन से काफी ज्यादा थरो नॉलेज यहां पे होना चाहिए एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में। टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड जो आपका पेपर है बेटा ग्रुप 1 के अंदर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स के लिए, अदर लॉज रहेंगे आप लोगों के 30 मार्क्स के लिए, राइट। देन उसके बाद में थर्ड जो पेपर है टैक्सेशन, इसमें डीटी डायरेक्ट टैक्स, एंड दूसरा वाला जो सेक्शन है वो है जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये यहां पे टोटल ग्रुप 1 के अंदर में 3 सब्जेक्ट रहेंगे 300 नंबर के लिए। आपको इन तीनों सब्जेक्ट में मिला करके एग्रीगेट टोटल मिनिमम 150 लेके आना है। बट वेट, कोई भी सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर नहीं आना चाहिए। एंड ग्रुप 2 के अंदर में टोटल 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 1 2 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एफएम और एसएम में 50-50 नंबर का वेटेज रहेगा। ये ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट है। सेम क्राइटेरिया यहां पे भी, मिनिमम कोई भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे नहीं आना चाहिए, मिनिमम आपको 40 स्कोर करना है। एंड टोटल जो रहेगा वो आपका ग्रुप 2 का 150 आना चाहिए। अगर दोनों ग्रुप आप एक साथ दे रहे हो तो मिनिमम 300 आना चाहिए टोटल, और 6 में से कोई भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। ये ड्यूअल कंडीशन है, ये आपको दोनों भी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। कंडीशन के बारे में आपको अगले स्लाइड में बताता हूं। सो आपको सब्जेक्ट की आइडिया आ गई मेरे बच्चे यहां पे। अच्छा देखो, आपने फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़े थे, ऑब्वियस सी बात है फाउंडेशन क्लियर हो गए हो, इंटर में आप आ गए हो, आपकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी सी बढ़ गई है, तो सब्जेक्ट भी बढ़ने चाहिए बॉस, है ना। सो इंस्टीट्यूट ने आपको टोटल 6 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर में जैसे आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि इसके अंदर में मेजर पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। काफी सारे बच्चों के ऐसे मिथ है, मार्केट में काफी गलत फहमियां है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी हद तक थ्योरी है। तो नहीं बॉस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरी नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 ज्यादा है। पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए फाइनल लेवल पे थे, काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंटरमीडिएट लेवल पे इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए। एंड इंस्टीट्यूट चाहती है कि वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इंटर लेवल पे थरोली अच्छे से समझो, उसका थियोरिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ इंटर में मिलने वाला है, फाइनल के अंदर में अब ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पेपर्स में नहीं रहा। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो डीटी जीएसटी इंटर में भी आपके साथ है, फाइनल में दोनों भी सब्जेक्ट फिर से आप लोगों को दस्तक देने वाले। सो डीटी जीएसटी इंटर लेवल पे काफी अच्छे से पढ़ के रखना, क्योंकि फाइनल लेवल पे भी रहेगा, है ना। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग के बारे में काफी बच्चे बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों को यह सिखाएगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट निकालना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, उसका पूरा डिटेल नॉलेज आपको सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में मिलेगा, जो कि 100 मार्क्स का है। देन ऑडिटिंग एंड एथिक्स की मैं बात करूं, ये तो बॉस हमारी रोजी रोटी है, धंधा है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है, और रियल लाइफ के अंदर में भी आप सीए बनने के बाद में ऑडिट ही करने वाले हो। ऑडिट के लिए अगर मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, अगर समझना है ऑडिट यानी क्या होता है, तो आप लोग आपका फोन अनलॉक करके आपके मम्मा पापा के सामने डाइनिंग टेबल पे रख दो और आधा घंटा बाहर घूम करके आ जाओ, आपको ऑडिट सब्जेक्ट पूरा समझ में आ जाएगा।
आप जैसे ही बाहर से वापस आओगे आपको ही पता चलेगा आपका फोन पूरा चेक हो गया है, आपके फोन की हिस्ट्री, मैसेजेस, कॉल लॉग्स, वीडियोस में और व्हाट्सएप मैसेज सब वो चेक कर लेंगे। मतलब उन्होंने आपके फोन का ऑडिट कर दिया। क्या छोड़ो, यहां पे हम लोगों को सीए फील्ड के अंदर में फोन का ऑडिट नहीं करना है। वी हैव टू ऑडिट, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, एग्जामाइन करना है, स्क्रूटिनाइज करना है कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है कि नहीं है। यस और नो? सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑडिट 100 नंबर्स के लिए। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा धंधा कैसे करना है। यस और नो? बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, है ना। कोविड के समय मैंने बिजनेस चेंज नहीं किया, जैसे मैं कोचिंग लाइन में पिछले 15 साल से हूं। कोविड के समय ऐसा मन में एक बार का आ गया था कि यार अब कोविड है, 144 सेक्शन अब धारा लागू है, बच्चे कैसे आएंगे। तो एक मन में आ गया था कि धंधा बदल दूं। बट मैं सीएस के बच्चों को साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाता था। तो उस समय मैंने सोचा कि यार ऐसे मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो यहां धंधा नहीं बदलना है, धंधा करने का तरीका बदलना है, धंधा नहीं बदलना है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि बिजनेस को सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली कैसे किया जाए और बिजनेस के अंदर में पैसा कहां से लाना है, पैसा कहां इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा मिले। ये सारा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको सिखाएगा। सो बहुत ही प्यारा सिलेबस इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है। टोटल 6 पेपर है, ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3। और हाँ, एक और चीज बता दूं, यहां पे सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आपका 70-30 का रेशो है। 70 मार्क्स के आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, राइटिंग, एंड 30 मार्क्स के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, कौन बनेगा करोड़पति। अरे बाबा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वेट, मैंने करेक्ट आंसर नहीं बोला, मैंने बोला मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, चारों में जो सबसे कम गलत है या चारों में जो जब सबसे ज्यादा सही है। सो 30 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। सो 70-30। सर यहाँ पे 50 नंबर वाले सब्जेक्ट में कैसे रहेगा? 35 और 15, 35 डिस्क्रिप्टिव, 15 एमसीक्यू, 35 15, 35 15। और अगर 100 मार्क्स का पेपर है यहाँ पे 70-30, 70-30 का रेशो है, 30% हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू। ये सुनो, तो ये था बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीए इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद में हम लोग दूसरी चीज देखते हैं। यस, चेहरे पे स्माइल आ गई। पासिंग क्राइटेरिया, है ना। तो आपका पासिंग क्राइटेरिया कैसे रहेगा जरा अच्छे से समझना सब लोग। सो अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। कितनी कंडीशन? 2। पहली कंडीशन, आपका उस ग्रुप का, जो ग्रुप आप दे रहे हो, कोई एक ग्रुप दे रहे हो तो उस ग्रुप का टोटल, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप का टोटल, आपका जितने भी सब्जेक्ट्स आपने अभी दिए, या तो एक ग्रुप दिया होगा या तो दोनों ग्रुप दिया होगा, तो आपका पूरा जो टोटल है वो 50% आना चाहिए। अगर आपने एक ग्रुप दिया, एक ग्रुप कितने नंबर का है बेटा? 300 नंबर का, तो मिनिमम कितना हो गया? 50%, यानी 150 मार्क्स आने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, उस ग्रुप में जो आपने दिया, उस ग्रुप में किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं आने चाहिए, यानी मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। सो ये दोनों भी कंडीशन आप लोगों को फुलफिल करनी होगी। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो बस पेड़े बांट देना, आई मीन टू से आप लोग पास हो जाओगे। यस और नो? सो कंडीशन नंबर 1, आपका टोटल 50% होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, किसी भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे मार्क नहीं होना चाहिए, मिनिमम 40 नंबर आपको सिक्योर करने होंगे। देखो जरा मैं एक बार नीचे केस बता देता हूं, 3 केस बताता हूं, ध्यान से सुनना जरा सबने अच्छे से। सबसे पहले मान लो ये ग्रुप 1 में अकाउंट, लॉ, टैक्स, ग्रुप 1 में 3 पेपर है ना, अकाउंट, लॉ और टैक्स। और ग्रुप 2 के अंदर में कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम। सो ग्रुप 1 का आपने अकाउंट का पेपर दिया, लॉ का और टैक्स का पेपर लिखा, आपने एग्जाम लिखा। अकाउंट में मान लो केस वन अकाउंट में आपको आ गए 60 मार्क्स। ऑब्वियसली मैं अकाउंट पढ़ूंगा तो 60 तो क्या 80-90 प्लस आ जाएंगे, चिंता मत करना। सी इंटरमीडिएट का पिछले कई सालों से एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। सो अकाउंट्स के अंदर में मान लो आपको आ गए 60 मार्क्स, लॉ के अंदर में आपने सिक्योर कर लिए 50 मार्क्स, टैक्स में आपने सिक्योर कर लिए 40 मार्क्स। तो यहाँ पे 60, 50, 40 तीनों की टोटल कितनी आ गई? 150। कंडीशन 1 फुलफिल्ड। ईपी, रुको, दूसरी भी कंडीशन चेक करना है। कंडीशन 2 क्या थी? किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन 2 थी।
सो किसी भी सब्जेक्ट में इसमें 40 से कम है क्या? नो। इसमें 40 से कम है क्या? नो। इसमें 40 से कम है क्या? नो। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स आ गए। कंडीशन 2 भी फुलफिल और कंडीशन 1 थी, टोटल 50% आना चाहिए, ये टोटल भी आ गया 50%, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। यस, अब आपका रिजल्ट आ गया पास। कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है। मान लो आपका टोटल आ गया 150, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 40 से कम आ गए, आपको वो ग्रुप फिर से देना होगा। देखो एक बार मैं बता देता हूं, केस 2, मान लो आपको अकाउंट्स में आ गए 61, दूसरा जो सब्जेक्ट है लॉस में आए 50, और टैक्स में आपको ओहो हो, ऐसे होना नहीं चाहिए, मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में कम स्कोर ना आए, बस यही मेरी ऊपर वाले से कामना है। सब्जेक्ट वन कंडीशन आपने पढ़ाई रेगुलरली करना है बॉस, है ना। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये कोई बीए बीकॉम वालों का कोर्स नहीं है, बीए बीकॉम का कोर्स नहीं है, वालों का मतलब बीए बीकॉम वाले बच्चे कर सकते हैं, ये बीए बीकॉम टाइप कोई कोर्स नहीं है। बीए बीकॉम का कोर्स एज कंपेयर टू सीए काफी इजी है। सो यहाँ पे आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पढ़ाई करना होगा, है ना। मान लो दो पल के लिए आपको टैक्स में 39 आ गए, इसमें 50, इसमें 61, टोटल कितना हो गया बेटा आपका 150। कंडीशन 1 फुलफिल, रो भाई मत करो, लेकिन कंडीशन 2 क्या था? किसी भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे नहीं आने चाहिए। देखो टैक्स में आपको 39 आ गए, तो क्या हुआ? कंडीशन 1 फुलफिल हो गया, बट यहाँ पे 39 आ गए, 40 से नीचे आ गए, कंडीशन 2 फुलफिल नहीं हुआ, आपका रिजल्ट फेल आ जाएगा, आपका रिजल्ट फेल आ जाए। तो सर क्या हमें फिर से सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन करना है क्या? नो नो नो, बस एग्जाम फॉर्म फिर से भरना है। सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन एक बार कर दिया तो कर दिया, फिर आपको एक लिमिटेड अटेम्प्ट, स्पेसिफाइड अटेम्प्ट तक फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बरोबर है। 5 साल तक आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। बट सर आपने यहाँ पे ये क्या लिखा? बेटा जब कभी भी मान लो अब आपका ये केस 2 में रिजल्ट आ गया फेल, बट यहां पे आपको इस सब्जेक्ट में 61 थे, अबाउ 60 थे, अबाउ 60 और 60, किसी सब्जेक्ट में 60 और मोर देन 60 आ जाते हैं, 60 और मोर देन 60, 60 या 60 से ऊपर, 60 और अबाउ 60, तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। एग्जेम्प्ट, आपको छूट मिल गई। जब आप अगली बार पेपर दोगे तो आपको ग्रुप 1 के अंदर में अकाउंट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉ और टैक्स ही देना है। एक पेपर में आपको छूट मिल गई, एग्जम्पशन मिल गया, एग्जम्प्ट हो गया, यस और नो। बट कंडीशन क्या है एग्जम्पशन के लिए? 60, 60 या फिर 60 के ऊपर आपको आने चाहिए, यस और नो। तो यहां पे भले आपका रिजल्ट फेल हो गया, लेकिन आपका एक पेपर एग्जाम्प्ट हो गया, तो उस एक पेपर के लिए चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लेके आ जाना, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना टैक्स और लॉ की। ऐसे ही मान लो टैक्स में 61 आ गए, बचे हुए 2 में अगर कम आ गए तो टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जिस पेपर में आपको 60 या 60 के ऊपर आ गए वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मान लो अब केस 3, केस 3 देखना जरा। केस 3 जो मैं बता रहा हूं इसका रेफरेंस सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप से है। काफी बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग एट ए टाइम ग्रुप 1 दे कि सिर्फ ग्रुप 2 दे के दोनों ग्रुप दे? तो मैं बोथ ग्रुप के फेवर में रहता हूं बॉस, मैं बोथ ग्रुप के फेवर में रहता हूं। उसके पीछे की वजह आपको अभी समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनना। केस 3 बड़ी अजीब केस है। अकाउंट में आपको आ गए 60, लॉ में आ गए आपको 50, टैक्स में आ गया आपको 50। ग्रुप 1 का टोटल कितना हो गया? 160। ग्रुप 1 का टोटल हो गया 160। ग्रुप 2 में आपने कॉस्टिंग दिया था, उसमें आए 50, ऑडिट में आपको आ गए 40 और एफएमएसएम में आ गए आपको 50। ग्रुप 2 का टोटल कितना हो गया? 140। ग्रुप 2 का टोटल देखो बेटा कितना हो गया? 140। वैसे देखा जाए इंडिविजुअली, अगर अकेला सिर्फ ग्रुप 2 आपने अकेला दिया होता तो आप ग्रुप 2 का रिजल्ट फेल होते। इफ अलोन ग्रुप 2 आप फेल होते। लेकिन अगर आपने बोथ ग्रुप एक साथ दिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एक साथ दिए, और एक ही अटेम्प्ट में इन अ सिंगल गो, एक ही अटेम्प्ट में ये आपका अगर रिजल्ट है 160 ग्रुप 1 और 140 ग्रुप 2, और किसी भी सब्जेक्ट में देख लो 40 से नीचे नहीं है, तो बॉस आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, बोथ ग्रुप पास हो जाओगे। फिर आप ग्रुप 2 का रिजल्ट आपका फेल लिखा हुआ नहीं रहेगा। भले ही ग्रुप 2 में 150 से नीचे है। सर यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में? बेटा ग्रुप 1 में मिनिमम 150 चाहिए थे, लेकिन इसमें आ गए 160। यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा मार्क्स 10, वो एक्स्ट्रा इधर सेट ऑफ हो गए, वो इधर ट्रांसफर हो गए। तो बोलो 140 और 10 कितना हो गया इधर? 150। किसी एक ग्रुप में अगर आपको ज्यादा है, किसी दूसरे ग्रुप में कम है, तो आपकी टोटल
300 करने के लिए किसी एक ग्रुप के एक्स्ट्रा मार्क्स दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाएंगे, बट हाँ सब्जेक्ट टू दैट अदर कंडीशन, किसी भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। बॉस अगर किसी सब्जेक्ट में 40, देख लो यहाँ पे सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिला, किसी भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे नहीं है, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे मान लो ये 39 आते तो सेट ऑफ भी आपका कुछ नहीं कर सकता था, फिर तो ग्रुप 2 आपको देना ही पड़ता, सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर होता, सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर होता। ये बात समझ में आई क्या सभी को? इसीलिए मैं बच्चों को हर बार बोलता हूं कि सीए इंटरमीडिएट पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। 8 से 8.25 महीने का समय मिलता है। जब फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां से 8 मंथ बाद, मिनिमम 8 मंथ बाद आपकी एग्जाम आएगी। फाउंडेशन के लिए 4 महीने का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के बीच में 4 महीने का अंतर होना चाहिए। इंटर में रजिस्ट्रेशन इंटर का और एग्जाम के बीच में मिनिमम 8 मंथ का गैप होता है। फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दोगे, सेकंड टाइम दोगे तो 3-4 महीने में आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देते हो तो पूरे 8 महीने मिलते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है बॉस कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में जो जोर लगाना है लगा देना, बरोबर है। तो अगर आपने बोथ ग्रुप एक साथ दिए होते यहाँ पे, तो देखो इधर 160 इधर 140, इंडिविजुअल भले ग्रुप 2 फेल है, लेकिन अगर दोनों ग्रुप एक साथ दिए तो देखो उससे टॉप के साथ आपको बोथ ग्रुप पास हो जाओगे। तो ये बोथ ग्रुप देने का फायदा है, बट हाँ लगती भी उतनी ही है, क्योंकि एक साथ 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। और होते जब मेरे जैसे इंसान का सीए और सीएस एक साथ हुआ, एक साथ 2-2 कोर्सेस हुए, सोचो सीए के 2 ग्रुप, सीएस के 3 ग्रुप, 5-5 ग्रुप जब एक साथ हो सकते हैं, तो आप जैसे बच्चों के तो बिल्कुल हो सकते हैं यार। जो बच्चा अभी ये लेक्चर देख रहा है बिल्कुल आराम से हो सकता है, चिंता नहीं करना। सो मेहनत फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे करना है, सेट ऑफ का फायदा है। उसके बाद बच्चों का सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न, सर मैं सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं? तो बॉस देखो बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, अच्छे से ध्यान से सुनना। अगर आप मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अगर आप आपकी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और कोर्सेज भी कर रहे हो, आप या फिर आप हो सकता है जॉब कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके ऊपर आपके पारिवारिक कोई परिवार की जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। किसी के घर पे, मेरे कुछ 1-2 ऐसे बच्चे थे जिनके मम्मा या पापा हॉस्पिटलाइज थे, बेड पे थे, महीनों हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। तो उस समय मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूं आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई दूसरा भी फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, पार्ट टाइम नहीं, दूसरा भी फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, तो बॉस मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, वेट कंपल्शन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। किसी और का सजेशन कुछ भी और भी हो सकता है, बट मेरा पर्सनल सजेशन है गो फॉर सिंगल ग्रुप। एक एक ग्रुप करके निकालो। सर लेकिन एक एक ग्रुप करके निकाला तो आगे हमें जॉब मिलेगी क्या? बॉस इंस्टीट्यूट ने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि सिंगल ग्रुप करके निकालने वाले को जॉब नहीं मिलेगी, आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगा। हाँ ये एक चीज जरूर है, अगर आपने सिंगल ग्रुप करके निकाला तो जो बिग 4 है, डिलॉइट, EY, KPMG है ना, जो बिग 4 है, PwC, हाँ इन फर्म के अंदर में आर्टिकलशिप का कभी कभार ये लोग क्राइटेरिया रखते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर होना चाहिए, कभी कभार। बट क्या सिर्फ ये ही 4 फर्म है क्या? बाकी और कोई आर्टिकलशिप के लिए फर्म नहीं है? तो अगर आपको कोई बिग 4 में जाना है तो मेरा सजेशन है सारी दुनियादारी छोड़ दो, बोथ ग्रुप एक साथ निकालो। अगर आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है तो काफी मल्टीनेशनल कंपनी के अपने रूल्स होते बनाए हुए, ICAI के रूल्स नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी खुद बोलती है नहीं मुझे तो ऐसा ही बच्चा चाहिए जिसके दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर है, जो सिंगल अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, तो वो उनके रूल्स। लाखों कंपनीज है, कुछ कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट या डिमोटिवेट नहीं करना है। मेरे खुद के फाइनल में 2 अटेम्प्ट लग गए थे, क्योंकि मेरा उस समय CS भी चल रहा था, CA भी चल रहा था, साथों साथ मुझे और बाकी सारी भी बहुत सारी चीजें थी, वो आपको मैं लेक्चर में बताऊंगा, है ना। तो बहुत सारी, और उस समय मेरा आर्टिकलशिप का एक्सटेंशन पीरियड भी चल रहा था, तो उस समय मुझे अटेम्प्ट लग गया। बट कोई गलत बात है क्या? मेरी प्रैक्टिस चल रही है, टीचिंग चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मेरे बच्चे खुश है, बच्चे पास हो रहे फाउंडेशन इंटर के, वो खुश, उनकी दुआएं मिल रही है, प्रैक्टिस कर रहा हूं, बीवी है, बच्ची है, कोई टेंशन नहीं है जीवन के अंदर में। अगर आप एक एक ग्रुप भी करते हो तो समझ में आए। लेकिन आपने ठाना है बॉस नहीं मुझे बिग फोर ही चाहिए आर्टिकलशिप में, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब करना है, तो बॉस तैयारी कर लो, बोथ ग्रुप आपको एक साथ ही निकालना होगा, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपका कोई कोर्स, जॉब या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गो फॉर सिंगल ग्रुप। लेकिन अगर आपने सोचा कि बॉस नहीं सर मैं तो फुल टाइम सीए स्टूडेंट हूं, मेरा और कोई जॉब पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और मैंने मेरी पढ़ाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, मेरे कोई लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं है। मैं एक चीज और बता देता हूं, सीए करने वाले बच्चों के लिए लेक्चर्स बैकलॉग ये बहुत बड़ा श्राप है, कलंक है। सबसे पहली चीज आपने एब्सेंट नहीं रहना, बैकलॉग नहीं होना चाहिए लेक्चर्स के, सेम डे घर पे जाके पढ़ाई करना है बॉस। तो अगर आपका बैकलॉग्स नहीं है, पहले दिन से पढ़ाई कर रहे हो, आप फुल टाइम सीए स्टूडेंट्स हो, तो मेरा सजेशन रहेगा गो फॉर बोथ ग्रुप, है ना। भले फिर आपका 80% सिलेबस क्यों ना हुआ हो एग्जाम तक, क्योंकि आपने जो 80% सिलेबस किया है, और हो सकता है मजबूरन आपका 20% छूट गया होगा, तो आप इतने मूर्ख तो नहीं हो कि जो 20% आपने छोड़ा वो इंपॉर्टेंट होगा, मेजरली आपने कर लिया होगा। काफी बार बच्चे बोलते हैं सर मेरा 80% ही सिलेबस हुआ, मैं इस बार पेपर लिखूं कि नहीं लिखूं। अरे भैया लिख, तूने जो 80% किया उसी में से 100% पेपर आने वाला है, चिंता करने वाली बात नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और कूद पड़ो, क्योंकि AIR 1 वालों का भी 0 पॉइंट समथिंग परसेंट सिलेबस छूट ही जाता है, 1-2% उनका भी छूट जाता है, तो ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद बोथ ग्रुप देने के कुछ फायदे हैं, आपको आर्टिकलशिप में प्रियोरिटी मिल जाएगी। काफी सारी फर्म मैंने ऑलरेडी बताया था बिग फोर है, तो उसके अंदर में आपको प्रियोरिटी मिल जाएगी, आपको जॉब्स में प्रियोरिटी मिल जाएगी। सेट ऑफ का बेनिफिट मैंने ऊपर बताया था, बोथ ग्रुप दिया, तो देखो इस ग्रुप में भले ही 150 से नीचे थे, फिर भी आपको 10 नंबर का बेनिफिट ऊपर वाले ग्रुप 1 में जो एक्स्ट्रा 10 थे उसका बेनिफिट मिला, इसे कहते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट। तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, जॉब में प्रायोरिटी, आर्टिकलशिप में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो आपको फाइनल में हेल्प करेगा। क्योंकि जो बच्चा बॉस दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस हिमालय की चोटी पे होता है। वो बोलता है बॉस मैंने दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर किए, मैं फाइनल भी एक साथ कर लूंगा। यस और नो, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद अगर आप ऑल इंडिया रैंक के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बोथ ग्रुप एक साथ ही निकालना होगा। फिर भले सेकेंड अटेम्प्ट में क्यों ना बोथ ग्रुप एक साथ निकालो, थर्ड अटेम्प्ट में क्यों ना एक साथ निकालो। यस और नो, जरूरी नहीं कि AIR के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोथ ग्रुप होना चाहिए, नो, बस वन सिटिंग में बोथ ग्रुप निकलना चाहिए। फिर वो पहला अटेम्प्ट का हो चाहे दूसरा अटेम्प्ट हो तीसरा हो, वन सिटिंग में बोथ ग्रुप निकलना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है ऑल इंडिया रैंक की। आपने एक एक ग्रुप दिया और दोनों ग्रुप में बहुत अच्छा स्कोर आया, बट अलग अलग अटेम्प्ट में क्लियर हुए, आप ऑल इंडिया रैंक के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऑल इंडिया रैंक के लिए दोनों ग्रुप एक ही सिटिंग में निकालना है। तो ये बोथ ग्रुप के कुछ फायदे थे। तो मैं पर्सनली जो कि सीए करते बच्चे उनका फुल टाइम तो सीए का ही पूरा विचार होता है, पूरा सीए के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बच्चे यहाँ पे मात खा जाते हैं बॉस, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो बॉस एक चीज मैं बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ध्यान से सुनना, आपको कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी बहुत 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 ज्यादा मस्ट है, वो रखनी होगी। कंसिस्टेंसी भी रखनी होगी और सिंसियरिटी भी रखनी होगी। सर कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अटेंड करो, चाहे आपका रिकॉर्डेड हो, चाहे आपका लाइव स्ट्रीमिंग आपने कोचिंग लिया हो, चाहे आप फेस टू फेस फिजिकली क्लासरूम में आकर के पढ़ रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। बचपन में सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, यू हैव टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी विच यू हैव बीन फॉलोड सिंस प्रीवियस पीरियड। बस सेम मीनिंग यहां पे भी है, आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत 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 जरूरी है, रेगुलरिटी रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है। और दूसरा सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का कंसिस्टेंसी के साथ क्या कनेक्शन है सुनना भी बताता हूं। मान लो आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो, रोज क्लास जा रहे हो, पिछले 25 दिन से अचानक आप बीमार हो गए, आपका 2 दिन का क्लास मिस हो गया, तो अब सिंसियरिटी ये वर्ड काम आएगा। तो अब आपने सिंसियर बनना है, ईमानदार बनना है, और जो 2 दिन का मिस हुआ, उस 2 दिन का जो मिस हुआ उसे आने वाले 3 से 4 दिन में कवर अप करना है, और साथों साथ जो चल रहा है उसे भी करना है। तो इसे कहते हैं ईमानदारी, प्रामाणिकता, यस और नो, और कंसिस्टेंसी, दोनों भी आपने। सीरियस नहीं होना है, सीरियस तो हॉस्पिटल्स में होते हैं यार,
यहाँ पे सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। yes or no? So consistency and sincerity in coaching and in self study, ईमानदारी से आपने करना है। दूसरा, सिलेक्ट राइट मेंटोर, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि कहीं डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्लास ज्वाइन कर लिया, वो टीचर डिस्काउंट में, वो टीचर हमें कार दे रहा है, टू व्हीलर दे रहा है, वो टीचर का एडवर्टीजमेंट ज्यादा दिख रहा है, तो बॉस सीए का कोर्स है, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में मत पड़ो। किसी भी टीचर के डेमो लेक्चर्स देखो और उसके बाद उस टीचर के ऊपर अंधा विश्वास रखो। भारत में जो भी टीचर्स है ना, जो मार्केट में चल रहे हैं, जो टिक रहे हैं, वो सारे टीचर्स अच्छे है ना, वो सारे टीचर्स अच्छे। बस आपको एक सही टीचर सिलेक्ट करने की जरूरत है, जो आपकी फीलिंग को समझे, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपके डाउट्स को समझे, और उसके बाद तुरंत के तुरंत आपका डाउट रिजॉल्व हो जाए। ऐसा टीचर देखो, ऐसा टीचर देखो कि आपने डाउट पूछा व्हाट्सएप पे या फेस टू फेस या फिर लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे भी आपने आपका क्लास लिया हो, तो आपका डाउट तुरंत सॉल्व होना चाहिए। वो एक मेंटोर सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार सिलेक्ट कर लिया बॉस, तो फिर उसे चेंज मत करो, बस वो जो बोल रहा है उसे फॉलो करो, वो जो बोल रहा है उसे फॉलो करो। यू हैव टू बिकम एन एकलव्य, आपको एकलव्य बनना होगा, बस उसी को फॉलो करना है आखिरी तक। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि डेमो लेक्चर्स देख लेना है। सी फाउंडेशन के एग्जाम के रिजल्ट के बाद हमने डेमो लेक्चर्स रहेंगे। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं पिछले काफी समय से, तो आप बिल्कुल डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। भाई साहब कितने बार मैंने बोल दिया? हाँ, बस उतने बार आपको करना है। मैं ज्यादा सम सॉल्व करूंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी। आप ज्यादा सम सॉल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं ऑलरेडी सीएस होके बैठा हूं, अब आपको सीए बनना है, तो प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। बट डोंट वरी, वो प्रैक्टिस मैं क्लास में करवा के लेता हूं। मार्केट में सबसे ज्यादा सम सॉल्व करवा के लेते हैं, प्राउड के साथ बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा सम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिकल सम्स हो, चाहे कोई टॉपिक के प्रैक्टिकल सम्स हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, चाहे थ्योरी हो। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तब तक इंटर पास होना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देन प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट टू परफॉर्म बेस्ट। जो चीज आप एग्जाम के 3 घंटे में उस एग्जाम हॉल में उस डेस्क बेंच पे बैठ के करोगे, वो आपको रोज करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, और वो है टेस्ट टू परफॉर्म बेस्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। देन उसके बाद कुछ चीजें अवॉइड करना है ना। देखो अवॉइड कर सकते हो तो निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों को अवॉइड करो, जिनसे आप कभी बात करते हो तो बोलते हैं अरे यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, अरे एक ये नया क्वेश्चन मिला, अरे एक नई नोट्स मिली, अरे ये नोट्स तूने पढ़ा क्या। ऐसे निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से प्लीज दूर रहना। क्योंकि देखो बेटा, ये सीए जो कोर्स है, ये आपकी जिंदगी बदल भी सकता है और जिंदगी गलत डायरेक्शन में बदल भी सकता है। यस और नो, दोनों एंगल से सोचना। तो ये सबसे पहले आपने अवॉइड करना है। टीवी सीरीज, नेटफ्लिक्स और ये इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, जो इमटेरियल वीडियोस है, इमटेरियल कंटेंट वाली वीडियो, बाकी आप समझदार हो, है ना, वो सब अवॉइड करना है। तो ये अगर आप कुछ चीजें अवॉइड करोगे, ये चीजें आप फॉलो करोगे, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैंक की बात कर रहा हूं। उसके बाद सर क्लासेस कैसे ले? फेस टू फेस लेना चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग लेना चाहिए कि रिकॉर्डेड लेना चाहिए? तो बहुत सुनना, तीनों भी क्लासेस में कंटेंट में कोई अंतर नहीं है। जो मैं यहां पे बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाता हूं, सेम चीज लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे को तुरंत के तुरंत तब के तब दिखती है। और जो फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों को दिख रहा है, सेम रिकॉर्ड होता है। हमारे यहां पे हम पुरानी बैचेस की रिकॉर्डिंग नहीं देते जब तक कि बच्चा खुद ना बोल दे कि सर मुझे कंप्लीटेड बैच चाहिए, इमीडिएट पिछला। हम लोग करंट बैच की रिकॉर्डिंग देते। सो आप फेस टू फेस लो, लाइव स्ट्रीमिंग लो, चाहे रिकॉर्डेड लो, तीनों में कंटेंट सेम है। तो सर फिर फर्क क्या है? पैसा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मान लो आप पुणे से, जैसे पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट पे मैं क्लास लेता हूं, शुक्रवार पे प्रेस्टीज पॉइंट सिंचेची तालीम, है ना। जैसे मान लो मैं पुणे में क्लास लेता हूं, आप पुणे से कहीं कोई दूसरे सिटी में रहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फेस टू फेस की फीस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पुणे में रहना, यहाँ खाना पीना ट्रैवलिंग रहना, खर्चा ज्यादा होता है। किसी के अगर पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मेरा सजेशन रहेगा बॉस, आपको
ईमानदारी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बट लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड के लिए सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड में टीचर आपके सामने नहीं है, आपका कान पकड़ने वाला कोई नहीं है। आपके मम्मा पापा शायद उन्होंने सीए कोर्स नहीं किया होगा तो उन्हें मालूम नहीं है सीए कोर्स में क्या डिसिप्लिन और डेडिकेशन की जरूरत है। तो आपके ऊपर वॉच रखने वाला कोई नहीं रहेगा, अकाउंटेबल आप नहीं रहोगे, आप किसी को आंसरेबल नहीं रहोगे। तो हो सकता है जिस समय आप लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड देख रहे हो, कोई दिन अगर आपका ऐसा हो जाए कि यार अब थक गया पढ़ पढ़ के और कितना पढ़ूं, पहले घर वालों ने बोला था 10th क्लियर कर ले उसके बाद लाइफ सेट है, फिर घर वालों ने बोला 12th बोर्ड है उसके बाद लाइफ सेट है, फिर घर वालों ने बोला सीए कोर्स में एडमिशन ले ले, फाउंडेशन क्लियर कर ले, फिर तो इंटर फाइनल हो जाएगा। अब फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, अभी तक लाइफ सेट हुई नहीं है, अब घर वाले बोल रहे हैं इंटर कर ले उसके बाद लाइफ सेट है। सर सेट कब होगी लाइफ, बस मान लो इसी चक्कर में किसी का मोटिवेशन खत्म हो गया। तो अब वो बच्चा बहुत तकलीफ में आ सकता है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड के लेक्चर्स ये एक बहुत 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 बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। डिसिप्लिन आपके अंदर अगर है ना बॉस, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते कि नहीं सर मुझे क्लासरूम का एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे पर्सनल टच चाहिए, टीचर मेरे सामने फेस टू फेस मेरा डाउट सॉल्व करे, मुझे टीचर बोले कि बॉस तूने सही किया, मुझे टीचर बोले कि ये तूने गलत किया, कल मुझे सही करके दिखा। मुझे एनवायरनमेंट चाहिए, पर्सनल टच चाहिए, फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग चाहिए। सर जब क्लास में मेरे आसपास बच्चे बैठेंगे तब मुझे जब दिखेगा कि उस बच्चे ने मेरे से 2 नंबर ज्यादा लाए, उस बच्चे ने मेरे से 1 नंबर कम लाया, मैं क्लास में यहां परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा ये रैंकिंग है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूं। ये सारी चीजें हैं और ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ स्टडी भी हो जाता है फेस टू फेस में, क्योंकि आपको क्लास आना है। तो बॉस ये सारी चीजें हैं तो गो फॉर फेस टू फेस क्लास। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मुझे मेरे पास पैसे हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, गो फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि ये चीपर देन फेस टू फेस है। बट इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें आपका टाइम बच जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, 2 लेक्चर्स के बीच में ब्रेक में जो कभी कभार टाइम पास होता है वो बच जाएगा, है ना। आंधी तूफान आतंकवादी सॉरी धूप बरसात पानी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे बैठे, बट इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मैं बात करूं, मच 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 मोर चीपर देन फेस टू फेस एंड चीपर देन लाइव स्ट्रीमिंग। फेस टू फेस से बहुत सस्ता, लाइव स्ट्रीमिंग से थोड़ा कम थोड़ा सस्ता, एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन। बट यहाँ पे आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। ये देखो यहाँ पे पैसा बहुत कम लग रहा है बट डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए। ये समझ में आया क्या? फेस टू फेस के अंदर में आप क्लास आओगे, क्लास एक बार आप आ गए तो बचा हुआ टीचर आपको मोड़ तोड़ मरोड़ के सिखाई देगा। बट यहाँ पे दोनों केसेस में डिसिप्लिन बहुत चाहिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रही तो ये सस्ते कोर्सेज भी महंगे पड़ सकते हैं। बाकी कंटेंट तीनों में सेम है। अब आप किस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो इन तीनों में से, उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन ले लेना। सर आपके पास तीनों भी ऑप्शंस है, अपने पास तीनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है, बरोबर। अच्छा एक और मैं खास बात बता देता हूं, हम हमारे लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड के बच्चों को अकेला महसूस नहीं होने देते। हम समय समय पे गूगल मीट और जूम मीट लेते हैं उनकी, ये पूछने के लिए भाई क्या हाल चाल है, कितना पढ़ाई हो गया, कितना बाकी है, टेस्ट दिया नहीं दिया, मुझे तेरे लिखे हुए टेस्ट पेपर सेंड कर। तो उतना एक पर्सनल टच देने की हमने पूरी कोशिश की है हमारी तरफ से, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। तीनों भी ऑप्शंस अपने आप पे सेव है। सर वो सब तो ठीक है, फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, मैं पास भी हो गया, पेड़े भी खिला दिए मैंने सबको, मेरे सोसाइटी के अंदर में मेरी जो फ्रेंड थी उसको भी मैंने पेड़े खिला दिए, सबको खिला दिए। अब रजिस्ट्रेशन कब करूं? टिल 1 सितंबर 2024। रजिस्ट्रेशन का बहुत सिंपल फंडा है बॉस। आपकी एग्जाम जिस मंथ में है, आपकी एग्जाम जिस मंथ में, मान लो मई 25 में आपकी एग्जाम है, तो जिस मंथ में एग्जाम है उस मंथ के बीच में और रजिस्ट्रेशन डेट के बीच में 8 महीने का गैप होना चाहिए। तो देख लो 1 सितंबर तक के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल हो गए 8 मंथ। अप्रैल खत्म, मई में आपका एग्जाम रहेगा, मई में कभी भी रहो, तो 8 महीने वाला फंडा है। सो 1 सितंबर 2024 तक आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना भैया ICAI की वेबसाइट पे। किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में कोई तकलीफ आती है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या हेल्प चाहिए वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना,
जब से न्यू स्कीम आई है ना, काफी सारे बच्चों का एक मिथ रहा है, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या भला है। तो बॉस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर जस्ट गाइडलाइन प्रिंसिपल्स जो अकाउंटेंट को गाइडेंस प्रदान करते हैं। हे अकाउंटेंट सुन, तूने इस पर्टिकुलर आइटम का, इस ट्रांजैक्शन का, है ना, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर कैसे देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट तकलीफ ये है, काफी सारे बच्चे मार्केट में इसे थ्योरी समझते हैं। बॉस, ये थ्योरी नहीं है, नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसी के भरोसे आपका जॉब और प्रैक्टिस चलने वाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट अ नॉलेज ऑफ एएस इज जस्ट एन अकाउंटेंट। वो चार्टर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक तुच्छ अकाउंटेंट है, अगर उसे एएस का नॉलेज नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। सो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको काफी डिटेल में पढ़ने होंगे, काफी ज्यादा डिटेल में। और मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा सम और बहुत ज्यादा डिटेल में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया है प्रीवियस बैच के अंदर में। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं प्रीवियस बैच के। उसके बाद सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थरो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो समझ में आ गया। सर इंटर में भी है, फाइनल में भी है क्या? हाँ, इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लोकल लेवल के, इंडिया तक सीमित है, और फाइनल में जो है वो ग्लोबल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंटर में लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनल में ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्हीं ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम इंडिया वाले इंड एस कहते हैं, और बाकी दुनिया वाले इन्हें आईएफआरएस कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और हम इंडिया वाले इन्हें क्या कहते हैं? इंड एस। एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। सो इंड एस फाइनल में पढ़ना है, इंटर में नहीं। इंटर में आपको पढ़ना है लोकल एस। बड़े शांति में, प्यार से, शिद्दत और ईमानदारी के साथ हम लोग पढ़ने वाले। तो ये था बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एस। उसके बाद काफी सारे बच्चों के सवाल, सर आर्टिकलशिप का क्या? तो देखो बेटा, सीए इंटर क्लियर होने के बाद आपकी आर्टिकलशिप चालू होगी। पुराने वाले स्कीम में आर्टिकलशिप 3 साल की थी, न्यू स्कीम में आर्टिकलशिप घटा करके 2 साल की कर दी है। बट नंबर ऑफ लीव्स भी कम की उन्होंने, पहले आर्टिकलशिप में छुट्टियां बहुत ज्यादा थी, है ना। सो आर्टिकलशिप आप लोग सी इंटर के बाद करोगे आफ्टर यू क्लियर योर सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोथ ग्रुप। उसके बाद में अगर आप जीवन में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी सलाह रहेगी, ऐसी कोई लोकल लेवल की फर्म देखो जहां पे सारा काम करने के लिए आपको मौका मिले। ऑफिस खोलने से लेके तो बंद करने तक, टैक्स का भी, ऑडिट का भी, अकाउंटिंग का भी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, सारा 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 काम। आप आपके बॉस की परछाई बन के रहो। अगर आपको आगे जाकर के जीवन में कंसल्टेंसी या प्रैक्टिस स्टार्ट करना है खुद की, तो मैं बोलूंगा ऐसी लोकल लेवल की फर्म देखो जहां पे सारे टाइप के काम हो, जेनरिक वर्क आपको सब आ जाए, और उसके बाद में आप गो फॉर स्पेशलाइजेशन इन द लास्ट 6 मंथ और इन द लास्ट ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप। तो पहले जनरलाइजेशन, फिर स्पेशलाइजेशन। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं बॉस, अपने को कोई दिमाग को तंटा नहीं चाहिए, मंडे टू फ्राइडे काम, सुबह 10 से शाम 5, उसके बाद तू कौन मैं कौन, मैं मेरा देखेगा, मैं मेरा, उसके बाद में घर चला जाऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा, फिर से मंडे को कंपनी में जाऊंगा, काम करूंगा, मुझे जीवन में पैसा कम, टेंशन कम, बस ऐसा चाहिए। तो बस जॉब करो, सबसे बढ़िया। क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर में आपको मंडे टू संडे काम करना है, खुद का धंधा है, तो खुद के बिजनेस के अंदर में ओनर ही सबसे बड़ा मजदूर होता है, हमाल लेबर। लेकिन जॉब अगर आप कर रहे हो, देखो दोनों भी अपने दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मैं किसी एक चीज के फेवर में नहीं हूं, सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल, किसी की लाइफ से क्या अपेक्षा है। कोई बोलता है मुझे पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, है ना। वैसे खैर आज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे तो जॉब में भी बहुत ज्यादा टेंशन होता है, पेमेंट भी अच्छे मिलते हैं जॉब में, सीए को पेमेंट्स भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। एक सीए की सैलरी ऐसा समझो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ तो होती ही है, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ होती है ना। सो अगर आप जॉब करना चाहते हो, आपका डिसाइडेड है, आपका जॉब का इंटरेस्टेड एरिया भी डिसाइडेड है, मैं बोलूंगा बिग 4 में ट्राई करो या अदर बिग फर्म में। लेकिन बिग 4 के लिए आपको बोथ ग्रुप एक साथ देना है। अदर बिग फर्म के अंदर में सिंगल सिंगल ग्रुप भी हुआ तो भी चलेगा, वो सब अपनी अपनी फर्म के अपने अपने क्राइटेरिया रहते हैं ना। सो अगर आपको जॉब करना है और आपका जॉब का इंटरेस्ट वाला एरिया कि मुझे ऑडिट में ही काम करना है, तो आप उस बिग 4 में या अदर बिग फर्म के अंदर में उन्हें रिक्वेस्ट करो कि मुझे आगे जाकर के ऑडिटर ही बनना है, तो मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट दो, तो वो आपको ऑडिट डिपार्टमेंट का काम सिखाएंगे। अगर आपने बोला नहीं मुझे टैक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटर करते करते आपको समझ में आ जाएगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
आपको टैक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस फर्म में बोलना कि मुझे टैक्सेशन डिपार्टमेंट दो, उसमें भी डीटी जीएसटी है। अगर किसी को कंसल्टेंसी में ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं मुझे कंसल्टेंसी देना है ना, रिपोर्टिंग वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, अकाउंटिंग वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप उस डिपार्टमेंट के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। यस और नो, डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, है ना। सो आप सभी ने ये वीडियो के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। दिस साइड CACS हरीश मथारिया, आप सभी के इंतजार में CA फाउंडेशन के रिजल्ट के 1-2 दिन बाद अपनी एडवांस अकाउंटिंग की या इन शॉर्ट में सब लोगों ग्रुप 1 की बैचेस अपनी स्टार्ट हो जाएगी। फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड तीनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेट डेट 8 अगस्त है, 8 अगस्त आने वाली, राइट, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपका CA फाउंडेशन अप्रोक्सीमेट आपका 8 अगस्त को डेट है। ये मेरा नाम है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। सो अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है तो प्लीज 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 फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द CA Inter। थैंक यू।